ट्रस्ट के खास कार्यक्रम आओ सर से पूछे में सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम को देख रहे सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद और सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने कहा था, इस कार्यक्रम के दो सेगमेंट होंगे। पहले सेगमेंट में हम अपनी बात कहेंगे, हमें जो आपसे कहना होगा, आपको बताना होगा अपनी संस्था के बारे में, अपने कार्यक्रम के बारे में, वो कहेंगे और उसके बाद हम आपके दो सवाल लेंगे दूसरे सेगमेंट में। तो चलिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट अपनी बात में आज हम संस्था के बारे में बात करेंगे। एकलव्य चैरिटेबल ट्रस्ट रेगिस्तान में एक उद्यान की तरह है। यहाँ पर ऐसे बच्चे जिनके पास संसाधनों की कमी रहती है, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। हम इस संस्था के क्लासरूम में, जरा हमारे कैमरामैन रोहित के साथ हमारे कैमरामैन रोहित जरा दिखाएं। क्लासरूम है, काफी बड़ा क्लासरूम है और इसमें देखिए ऊपर भारत के महान विभूतियों के पोस्टर भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के अलावा भारत के संविधान और भारत के भी बच्चों को जो है ज्ञान दिया जाए, उसके बारे में बताया जाए। और इस क्लासरूम में लगभग 50 से 60 बच्चे एक साथ बैठकर क्लास ले सकते हैं और क्लास के बाद दिन भर बैठकर स्टडी भी यहाँ पर करते हैं, जिसमें बच्चे आपस में बैठकर ग्रुप स्टडी करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इससे एक पढ़ाई का माहौल यहाँ पर बना रहता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं इस संस्था के क्लासरूम के बाद दूसरा सेगमेंट, दूसरा हिस्सा। काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पर और अभी चूंकि शुरुआत है तो धीरे धीरे इसे जो है आगे बढ़ाया जाएगा। अभी देखिए इधर ये हमारी कंप्यूटर लैब है। इस कंप्यूटर लैब में अभी ये 5 सिस्टम रखे हुए हैं और 2 लैपटॉप भी हैं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये प्रिंटर भी, प्रिंटर रखे हुए हैं। और इस लैब में बच्चे अपनी प्रैक्टिस सेट की तैयारी करते हैं, अपना टाइपिंग की तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी उनकी टेक्निकल नीड्स हैं, उनकी तकनीकी आवश्यकताएं हैं, उनको यहाँ पर पूरा किया जाए। अब संस्था के कंप्यूटर लैब के बाद अब हम संस्था के पुस्तकालय की तरफ चलते हैं। पुस्तकालय एक बहुत जरूरी चीज है। कहा जाता है कि एक पुस्तकालय कई स्कूलों के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने एक छोटे से पुस्तकालय की कोशिश की है। इस पुस्तकालय में आप बहुत सारी किताबें यहाँ पर देख सकते हैं। ज्यादातर किताबें हमने कोशिश की है स्कूल कॉलेज से संबंधित या फिर जो है कंपटीशन। दीवारों पर नक्शे भी आप देख सकते हैं। दीवारों पर भारत के, संसार के राजनीतिक भौगोलिक नक्शे लगे हुए हैं और कोशिश है संबंधित। वैसे तो यहाँ सारी किताबें रखी गई हैं, उसके बाद भी बच्चे अगर कोई किताब की डिमांड करते हैं तो उस किताब को भी उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अखबार रखे हुए हैं। द हिंदू शहरों में बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन देखिए यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद कई प्रकार की मैगजीन्स भी यहाँ पर हैं, जैसे इंडिया टुडे। इंडिया टुडे का हिंदी वर्जन भी है और इंडिया टुडे का इंग्लिश वर्जन भी है। ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों पे यहाँ पर मिलते हैं बच्चों को। प्रतियोगी दर्पण भी है यहाँ पर। इसके अलावा और कई तरह की पुस्तकें जो भी बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जरूरी होती है, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है। देखा कि पुस्तकालय भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब ज़्यादा बड़ा पुस्तकालय तो ज़्यादा बड़े ही होते हैं, लेकिन जितनी भी कोशिश हमसे की गई है, संस्था की अभी शुरुआत है और हमारी कोशिश है कि आगे इस प्रयास को आगे बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे इस संस्था को सहयोग मिलता जाएगा। आइए संस्था के दूसरे हिस्सों को देखते हैं। ये संस्था का ऑफिस है। यहाँ पर सेक्रेटरी महोदय का ये ऑफिस है, यहीं से सारा प्रशासन चलता है और काफी अच्छा यहाँ पर व्यवस्था की गई है और काफी जो है चारों तरफ से शीशे लगे हुए हैं ताकि कहीं से भी हम जो है देख सके बच्चे क्या कर रहे हैं। कैमरे की भी व्यवस्था की गई है, कैमरे भी लगे हुए हैं। कैमरा एक 360 डिग्री पर कैमरा है जिसे चारों तरफ देखा जा सकता है और इसके अलावा कुछ इस प्रकार के कैमरे भी लगे हुए हैं।
काफ़ी मतलब जो भी सुविधाएं बच्चों को ज़रूरी होती है पढ़ने के लिए, उन सबको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है बच्चों को। इसके अलावा अभी संस्था का सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो टॉयलेट्स, उनको भी ज़रा देखते हैं। ये संस्था का टॉयलेट एरिया है मेन, और ये आरओ की व्यवस्था है। देखिए शुद्ध जल बहुत जरूरी है, इसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर ठंडा पानी और इसके साथ साथ स्वच्छ पानी का प्रबंध किया गया है। का भी यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों की अटेंडेंस फिंगर से लगती है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बच्चे किस समय आते हैं किस समय जाते हैं सारा रिकॉर्ड यहाँ पर है। अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक स्कैन, तो इस तरह आपने देखा कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, एक अच्छा प्रयास है। और इस तरह के प्रयास ही अगर हर गांव में, हर जो है शहर में इस तरह के छोटे छोटे प्रयास किए जाए तो छोटे छोटे जो गांव के बच्चे हैं वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इस सारी व्यवस्था के लिए किसी प्रकार का कोई बाध्य करने वाला शुल्क नहीं कि आपको शुल्क देना ही है। यहाँ पर एक छोटी सी डोनेशन ली जाती है जिसे जो बच्चा सक्षम होता है वो दे सकता है, और जो सक्षम नहीं है वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। मतलब मुख्य उद्देश्य इस संस्था का है किसी भी प्रकार से हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। कार्यक्रम के इस दूसरे हिस्से में हम आपके सवाल लेंगे, और हमारा पहला सवाल है जो सबसे कॉमन सवाल है, बहुत सामान्य है बच्चों के बीच में। बच्चे अक्सर इस उलझन में रहते हैं कि वो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद क्या पढ़ाई करें, वो किस लाइन में जाना चाहें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम साइंस से पढ़ें, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम कॉमर्स से पढ़ें, कुछ बच्चों को लगता है कि आर्ट से पढ़ना कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। तो यही हमारी आज की पहली उलझन रहेगी जिसको हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप साइंस से पढ़ना चाहते हैं, आर्ट से पढ़ना चाहते हैं या कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि हम आपको कहें कि आप साइंस से पढ़िए निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे, या आप किसी एक साइड से पढ़िए आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। कामयाबी तभी मिलेगी जब आप किसी भी चीज़ को बड़ी गहराई से, बड़ी गंभीरता से पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, आप अक्सर बच्चों को मेरा कहना होता है कि आपको कोई सी भी साइड लेनी है, आप 3 चीज़ों पर फोकस कीजिए। किसी से मत पूछिए, ना मुझसे पूछिए, ना आप किसी और से पूछिए, आप खुद फैसला कीजिए। मैं आपकी मदद करता हूँ। आप 3 चीज़ों के आधार पर सोचिए कि आपको क्या करना है। पहली चीज़, आपके पास पैसा कितना है, जिसे आप आराम से पता लगा सकते हैं अपने घर की स्थिति देखकर। आपके माँ बाप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, आपको पता होगा। दूसरी बात, आप में दिमाग कितना है, आप कितना पढ़ सकते हैं, आपकी पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है, इसका भी आप पता आराम से लगा सकते हैं। आपने अभी 10वीं तक या 12वीं तक पढ़े होंगे, आपने टेस्ट दिए होंगे अपने विद्यालयों में, आपके टीचर्स के बारे में आपकी सोच क्या रही है, आप खुद कितना घंटे अब तक पढ़े हैं, कितना आप पढ़ सकते हैं। और तीसरी चीज़ आप देखिए, आपके पास समय कितना है। समय से मेरा मतलब इसीलिए है क्योंकि अगर आपके पास पूरा समय है पढ़ने का, आपको आपके घर में कोई काम नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, तो अलग बात है। लेकिन गाँव के बच्चों को अक्सर घर में भी काम में हाथ बटाना पड़ता है। गाँव में हो सकता है कि उनके पास कुछ जानवर होते हैं, उनको चारा खिलाना पड़ता है, या खेती का काम होता है, या फिर घर में हो सकता है कि आर्थिक कमजोरी की वजह से कुछ काम भी करना पड़ता हो, 2-4 घंटे के लिए कहीं जाना पड़ता हो। तो इस तरह अगर किसी बच्चे के पास समय कितना है, पैसा कितना है और दिमाग कितना है, इन चीज़ों को आप खुद सोचिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, आपके पास समय भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास दिमाग भी है, तो फिर आप चाहे कोई सी भी साइड ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप साइंस लेके पढ़िए, आर्ट्स लेके पढ़िए, कॉमर्स लेके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपके पास कम है, तो फिर मेरी सलाह रहती है बच्चों को कि आप साइंस मत लीजिए, आप कॉमर्स मत लीजिए, आप आर्ट्स लेके पढ़िए। क्या आप जानते हैं, आर्ट्स से पढ़ने के कई फ़ायदे हो सकते हैं।
पहली बात तो आर्ट्स में जो विषय होते हैं वही विषय आपको किसी नौकरी में जाने के लिए जो पढ़ाई करनी होती है वहाँ आपको हेल्प करते हैं। जैसे आप आर्ट्स में इतिहास ले सकते हैं, आप आर्ट्स में नागरिक शास्त्र जो होता है वो ले सकते हैं, आप इतिहास में भूगोल ले सकते हैं, या इतिहास के बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो विषय आपको अपनी जो नौकरी की तैयारी होती है उसमें करने पड़ते हैं। दूसरी बात है, आपके पास आर्ट्स में काफ़ी समय हो सकता है, आपको कोई ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, आप पूरे 12-14 घंटे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और आप कंपटीशन पर पूरी तरह भी लग सकते हैं। हमारे कई बच्चे, हमारी कई लड़कियां खासकर, जिन्हें मजबूरीवश या समाज की वजह से आर्ट्स लेनी पड़ती है और उन्हें आर्ट्स में आगे बढ़ना पड़ता है। तो पहले तो हालांकि ऐसा होता था कि आर्ट्स लेती थी लड़कियां और वो अपना सिंपली 12वीं BA MA करती थी, उसके बाद की शादी हो जाती थी। लेकिन जब से हमने 2001 से लगभग हम यहाँ पर बिना किसी संस्था के अधीन रहते हुए हम काम कर रहे हैं, लगभग 20-22 वर्ष हमें हो गए हैं, तब से हम यहाँ पर तब से हमने ये परिपाटी चलाई है, ये परंपरा हमने यहाँ पर कर दी है कि लड़कियाँ 12वीं 10वीं के बाद 12वीं आर्ट्स लेती हैं और फिर कंपटीशन की तैयारी तभी से शुरू कर देती हैं। 2 साल 12वीं के होते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन के होते हैं और वो 5 साल जमकर मेहनत करती हैं, कंपटीशन की तैयारी करती हैं और जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी होती है 1 या 2 साल बाद उनकी नौकरियां लग जाती हैं। तो आर्ट्स की पढ़ाई से हम अगर चाहें तो सरकारी नौकरी जल्दी ले सकते हैं अपेक्षा साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं। हमने कई बच्चे ऐसे देखे हैं अपने 20-22 साल के करियर में जो साइंस लेके पढ़े लेकिन वो ग्रेजुएशन तक कुछ अलग पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि साइंस की पढ़ाई अपने आप में काफ़ी विस्तृत होती है, उसमें कई सारे ट्यूशन्स पढ़ने होते हैं, बहुत सारा काम होता है और उस सारे काम की जो ज़रूरत है वो इधर कंपटीशन में, नौकरियों के कंपटीशन में कम पड़ती है, क्योंकि नौकरियों के कंपटीशन में ज़्यादातर 10वीं तक का मैटर पूछा जाता है और साइंस में जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम में जो पाठ्यक्रम शुरू होता है वो ज़्यादातर मेडिकल की तरफ लेकर जाता है, इंजीनियरिंग की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जो नौकरियों में सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए उस बच्चे को जिसने साइंस से पढ़ाई की है, BSc की है, उसे अगर कंपटीशन की तैयारी करनी होती है तो उसे अपना BSc के बाद ही समय मिल पाता है कि वो तैयारी कर सके। जबकि आर्ट्स का बच्चा अगर चाहे तो 10वीं के बाद से ही अपनी लाइन को पकड़ सकता है और ज़्यादा जल्दी नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो बस मेरा अंत में कहना ये है कि इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है कि अगर आपको इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है कि अगर आपको पता करना है कि मैं 10वीं के बाद मैं कौन सी साइड लूँ, तो आप सबसे पहले तो ये दिमाग में लाइए कि आपको जॉब कौन सी करनी है। आपको सरकारी नौकरी चाहिए या फिर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है, आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, आपको BTech करना है, BCA करना है, तो फिर आप साइंस लीजिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो फिर आपको साइंस लेने की आवश्यकता नहीं है, वो काम आपका आर्ट्स से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी रुचि है साइंस पढ़ने में, आपको जो है पैसा भी है आपके पास, दिमाग आपका अच्छा है, आपके पास समय भी भरपूर है, तो आप साइंस के साथ भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस कोई आपको सरकारी नौकरी लेने से रोक सकती है। हमारे कई बच्चे साइंस के भी नौकरी में हैं और आर्ट्स के भी नौकरी में। लेकिन बस मेरा कहना ये है कि ऐसा ना करें कि भाई साइंस से कुछ होता नहीं है या आर्ट से कुछ होता नहीं है, साइंस से ही सब कुछ होता है या आर्ट से ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं। आप जो भी पढ़ाई पढ़ें उसे अच्छी प्रकार से पढ़ें और अपने समय, पैसे और दिमाग को जरूर चेक करके पढ़ें। तो इस सवाल का जवाब यही है कि आप जो है अपने हिसाब से ये तय करें, किसी की बातों में ना आए, किसी से ऐसी कोई ये ना करें कि मेरे दोस्त ने ली है फला साइड तो मैं भी ये वाली साइड लूँगा। ज़्यादातर बच्चों में होता है, वो अपने दोस्त के हिसाब से अपनी साइड तय करते हैं, तो ऐसा ना करें। आप खुद तय कीजिए, मैंने आपको तरीका बता दिया है। आप समय देखिए, पैसा देखिए, दिमाग देखिए, ये तीनों चीज़ें कहाँ से आपको देखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपको आराम से पता लग जाएगा आपको करना क्या है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स का होते हुए भी, लड़कियां बहुत सारी इस प्रकार की कामयाब हो चुकी हैं जो आर्ट्स की थी लेकिन वो साइंस वाले बच्चों से पहले कामयाब हो गई।
उन्होंने साइंस के बच्चों से अच्छा मैथ सीख लिया, अच्छी अंग्रेजी सीख ली। तो इस तरह पहले सवाल का जवाब आपका ये हो गया। अब हम आपके दूसरे सवाल पर आते हैं। एक बहुत ज़्यादातर पूछा गया सवाल है, खासकर जो उत्तर भारत के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस गांव के बच्चों पर रहता है। तो गांव के बच्चों की एक बहुत ही कॉमन समस्या, बहुत ही सामान्य समस्या है जो कि अक्सर बच्चों में पाई जाती है, और वो है अंग्रेजी का डर। ज़्यादातर बच्चे अंग्रेजी से डरते हैं, उनकी अंग्रेजी शुरू से ख़राब रहती है, तो आगे चलकर भी वो अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है। तो दूसरा सवाल बच्चों का है कि दूसरा सवाल भी बच्चों का बहुत कॉमन रहता है, खासकर गांव के क्षेत्र में। गांव के क्षेत्र में बच्चे अक्सर अंग्रेजी से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेजी हम सीख ही नहीं पाएंगे। गांव में अंग्रेजी का माहौल भी नहीं होता है, उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपके सामने हूँ। मैं गांव में ही हूँ, गांव में ही पला बड़ा हूँ, और सामान्य स्कूलों में ही पढ़ा हूँ। मैं कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। और ऐसा सोचना बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। अगर आप गणित सीख सकते हैं, अगर आप साइंस सीख सकते हैं, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। जो सीखना चाहता है वो कुछ भी सीख सकता है। तो इसलिए एक चीज़ दिमाग में से निकाल दें कि आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। हाँ, अंग्रेजी को सीखने का तरीका क्या रहता है किस बच्चे के लिए, वो थोड़ा अलग हो सकता है। अंग्रेजी में देखिए, किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा हो या कोई भी विषय हो, उसे आपको जीरो से समझना होता है। गणित में, साइंस में आप इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि उसे आप बचपन से समझते आ रहे हैं। इंग्लिश को आप अवॉइड करते आ रहे हैं, इंग्लिश से आप डरते आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप डरना छोड़िए। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात सेट कीजिए कि हम अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। फिर आप दूसरी बात है कि अंग्रेजी को क्या दिक्कत है कि दूसरी बात, अंग्रेजी को पढ़ने का तरीका भी और पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग होना चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको मुख्य रूप से 4 स्टेप्स पर काम करना होता है। सबसे पहले आपको उस भाषा का पढ़ना आना चाहिए, उस भाषा को लिखना आना चाहिए, उस भाषा को समझना आना चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए। अगर आप भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसको बोल सकते हैं, तो इसका मतलब आप सीख सकते हैं। और इसको सीखने के लिए आपको उसी तरह से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। तो पढ़ने के लिए आप उच्चारण पर ध्यान दीजिए। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी, हम नहीं चाहते कि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाए और आपको उसे देखने में बोरियत हो। अतः आज का ये सवाल, आज की ये उलझन, हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर अपनी बात को विराम देते हैं, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई उलझन के साथ, किसी नई बात के साथ। नमस्कार।